हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आदर्श की ऑनलाइन डिजिटल क्लास में। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे 9th क्लास के विज्ञान के 2 चैप्टर जो है पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ, और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो 2 नंबर चैप्टर में हमने विलयन, मिश्रण, पदार्थ और उनके प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया था, और मिश्रण को पृथक करने वाली विधियों का हमने अध्ययन किया। इसी प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 1 में पदार्थ के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जाना था। तो प्यारे बच्चों, इन पदार्थों से हमने रूबरू कर ली है। अब आज जो है हमें थोड़ा बहुत पार्ट जो है बायोलॉजी का स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे उनकी चर्चा हमें करेंगे। पहले मैं आपको एक बार सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि ये जो आपकी 9th क्लास की किताब है वो किस प्रकार से कितने भागों में डिवाइड की गई है और हम किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनको समझते हैं। देखिए, आपकी जो 9th क्लास की जो विज्ञान की किताब है, किसकी 9th क्लास की जो विज्ञान की जो किताब है, विज्ञान की किताब को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है बच्चों। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं, फिर हम शुरुआत करेंगे आज हम नए अध्याय की। ठीक है, देखिए पहला जो पार्ट है आपकी किताब में दिया हुआ है रसायन विज्ञान का। किसका दिया हुआ है? रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान। और जो 2 नंबर जो पार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में वो दिया हुआ है जीव विज्ञान का। किसका दिया हुआ है? जीव विज्ञान का, यानी जीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और रसायन विज्ञान के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो नंबर 3 आपकी बुक में दिया गया है वो है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। और नंबर जो 4 दिया हुआ है उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। क्या दिया हुआ है? पर्यावरण अध्ययन। इस प्रकार से 4 भागों में 9th क्लास की विज्ञान की बुक को डिवाइड किया गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 रासायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन। अब देखिए ध्यान से सुनिए, रसायन विज्ञान में हम किन किन का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान में हमने पदार्थ के बारे में अध्ययन कर लिया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके अंदर परमाणु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? परमाणु के बारे में। और बाद में बात करेंगे कि परमाणु की जो संरचना होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? परमाणु की संरचना। तो ये सभी पार्ट्स जो है वो किसके अंदर अध्ययन करेंगे? हम रसायन विज्ञान के अंदर, जिसमें से हमने पदार्थ के बारे में जो है अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? परमाणु की संरचना। ये दोनों जो पार्ट है वो हम एक बार के लिए यहीं पर छोड़ते हैं। इसके अलावा हम पहले जो है जीव विज्ञान का कुछ पार्ट अध्ययन करते हैं, ठीक है। हमने रसायन विज्ञान के पदार्थ के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम जो है जीव विज्ञान का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जीव विज्ञान में आपकी बुक में क्या क्या दिया हुआ है, किन किन बातों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए कोशिका के बारे में हम जीव विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में उत्तक, नाम सुना है आपने, उत्तक का अध्ययन भी हम जीव विज्ञान के अंदर करेंगे। इसके अलावा जीवों में जो विविधता पाई जाती है, क्या है? जीवों में, या हम कह सकते हैं जीव विविधता। जीव विविधता जो होती है उस जीव विविधता का अध्ययन भी हम किसके अंदर करेंगे? जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान के अंदर हम इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर भौतिक विज्ञान में देखिए, भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गति। किसका अध्ययन करेंगे? गति का। उसके बाद में बल का अध्ययन करेंगे, बल क्या होता है। इसके अलावा हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमें जानकारी लेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे ध्वनि। किसके बारे में पढ़ेंगे? ध्वनि। तो ये सभी जो है टॉपिक्स हम फिजिक्स के अंदर यानी भौतिक विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान के अंदर। यहां पर पदार्थ नहीं, भौतिक विज्ञान। क्या होगा? भौतिक विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में, यानी स्वास्थ्य संबंधित कुछ बातें बताई गई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कुछ खाद्य संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? कुछ खाद्य संसाधन होते हैं, उनका अध्ययन हम इसी के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक्स इसके अंदर हमें मिलते हैं। कुछ प्राकृतिक संपदा जो होती है,
यानी प्राकृतिक संपदा के बारे में भी हम पर्यावरण अध्ययन के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? पर्यावरण अध्ययन के अंदर। प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा। तो ये सभी जो है आपकी किताब में हम पढ़ने वाले हैं। आपकी किताब में इतने चैप्टर जो है वो दिए हुए हैं और इनमें से हमने पदार्थ के बारे में जो शुरू के दो चैप्टर हमें दिए हुए थे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, तो इन सभी के बारे में हमने जाना है। यानी उन सभी में कुल मिला यदि बात करें तो पदार्थ के बारे में अभी तक हमने अध्ययन किया है। आज की जो क्लास है, आज की जो ये वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे किसकी? कोशिका की। किसकी बात करेंगे? कोशिका की। यानी हमारा जो है विज्ञान का 2 नंबर भाग, यानी जीव विज्ञान का जो भाग है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक नंबर पढ़ेंगे 1 और कौन सा? कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका किन से मिलकर बनी होती है, कोशिका का प्रमुख कार्य क्या होता है, ठीक है, ये सभी बातें जो है हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। कोशिका वाला जो चैप्टर है उसका नाम है जीवन की मूलभूत इकाई। क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 दिया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, इतनी बात समझ में आई कि किस प्रकार से 9th क्लास की बुक को कितने भागों में डिवाइड किया गया। आपको यदि कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि 9th क्लास की बुक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन। और इन सभी में हम इन टॉपिक्स पर जो है चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम जो है चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आज की वीडियो की जो है शुरुआतें करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर तो है 5, जिसका नाम है जीवन की मूलभूत इकाई। क्या नाम है? जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई, ये आपके चैप्टर का नाम है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? इसको अंग्रेजी में हमें कहते हैं, ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ, ठीक है। अब देखिए, इस जीवन की मूलभूत इकाई में सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका जो है वो क्या होती है। सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? कोशिका के बारे में, कि ये कोशिका क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका किस प्रकार से खोजी गई थी, किसके द्वारा खोजी गई थी, और इसमें पाए जाने वाले कुछ विभिन्न पार्ट्स जो होते हैं उनके बारे में हमें जानेंगे। तो आइए, इस चैप्टर नंबर आप लगा लीजिए हेडिंग 5 और पार्ट का नाम लिख लीजिए जीवन की मूलभूत इकाई, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ। ये आप नोट कर लीजिए। अब इस पार्ट का जो पहला पर्सन है वो मैं लिखने जा रहा हूं। इस पार्ट के पहले पर्सन की जो शुरुआत करता हूं, यानी इस पार्ट से जो पहला पर्सन बनता है वो ये बनता है कि कोशिका किसे कहते हैं। क्या बनता है? कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं, या आपने 7th क्लास में, 8th क्लास में जाना है कि कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होती है। आप सभी छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते आए होंगे कि कोशिका जो होती है सजीवों की या जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये सभी बातें आप पढ़ते आए होंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये प्रश्न जो आप फटाफट से नोट कर लीजिए कि कोशिका किसे कहते हैं, और इसका आंसर जो हम लिखेंगे अभी कि सजीवों के शरीर की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में लिखते हैं कोशिका क्या होती है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो क्या सुना आपने अभी तक बच्चों? सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका
कहते हैं। यानी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसी इकाई को यहाँ पर कोशिका कहा गया है। और अब यहाँ पर प्रश्न यह बनता है कि कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर भी हम लिखेंगे। सबसे पहले आप ये नोट कर लेना कोशिका क्या होती है। तो हम सिंपल भाषा में आंसर दे सकते हैं कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब इसी से जो रिलेटेड 2-4 पॉइंट है वो इसके नीचे हम लिखेंगे कि ये जो सभी सजीवों की मूलभूत इकाई होती है, यानी संसार में जितने भी सजीव प्राणी पाए जाते हैं, सजीव प्राणी वे प्राणी होते हैं जो श्वास ले सकते हैं, जो हिल डुल सकते हैं, वे सभी प्राणी क्या कहलाते हैं, सजीव प्राणी कहलाते हैं। तो ये कोशिका जो होती है सभी सजीवों की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, आइए हम इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखेंगे कि ये सभी सजीवों की मूलभूत इकाई होती है। ये सभी सजीवों की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, इसके अलावा सभी सजीवों की मूलभूत इकाई होती है। सभी सजीव जितने भी प्रकार के जो सजीव है, ये सभी सजीव जो हैं वो किसके बने होते हैं, कोशिका के ही बने होते हैं। तो आइए नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कि सभी सजीव कोशिका के ही बने होते हैं। सभी सजीव कोशिका के ही बने होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना कि सभी सजीवों की मूलभूत इकाई क्या होती है। छोटा सा प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो सजीवों की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, और कोशिकाएं किससे बनी होती है, सजीवों से बनी होती है। यानी जो भी सजीव है वो किन से मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी ये सभी छोटी छोटी कोशिकाएं जो मिलकर है एक संपूर्ण सजीव शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, तो 2 नंबर आप पॉइंट लगा लीजिए। सभी सजीव जो होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं कि किस प्रकार से, यानी यहाँ पर कोई बात आती है कि जो सजीव है वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो ये कोशिका से कैसे मिलकर बने होते हैं, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस प्रकार से एक दीवार जो होती है, क्या है, किस प्रकार से एक दीवार जो है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। यानी संपूर्ण सजीव के शरीर का निर्माण होता है। यानी जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जैसे जैसे एक दीवार का निर्माण, जैसे एक दीवार का निर्माण एक दीवार का निर्माण ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार कोशिकाओं से मिलकर सजीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि एक दीवार का निर्माण ईंटों से होता है, उसी प्रकार से कि एक सजीव शरीर का जो निर्माण है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक संपूर्ण सजीव के शरीर का निर्माण करती है। तो सजीवों का निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये उदाहरण दे सकते हैं, सभी सजीव जो कोशिका के ही बने होते हैं। सजीवों की मूलभूत इकाई भी क्या होती है, कोशिका होती है। इसीलिए सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो आप इतना फटाफट से नोट कर लीजिए, इतनी बात क्लियर है।
छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर, कोशिका किसे कहते हैं, तो ये साथ में 2-4 पॉइंट आपको नोट करनी है। ठीक है, फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आप छोटी सी बात और ऐड भी कर सकते हैं इसके नीचे। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, आप जानते हो, कोशिकाओं से क्या बनता है, उत्तक बनता है। आपने सुना होगा कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। यानी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करेगी और ये उत्तक जो है आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक अंग का निर्माण करेंगे। और ये जो अंग है वो मिलकर एक शारीरिक तंत्र का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, एक शारीरिक तंत्र का निर्माण करेंगे, यानी एक शारीरिक ढांचा तैयार करेंगे और ये शारीरिक तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करेगा। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, एक प्रक्रिया सजीव के शरीर के निर्माण में भाग योगदान देती है। यानी कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से एक अंग का निर्माण होता है और ये अंग आपस में मिलकर एक शारीरिक तंत्र का निर्माण करता है और शारीरिक तंत्र एक क्या कहलाता है, फिर एक शरीर का निर्माण यहाँ पर करता है। तो ये आप नोट कर लेना किस प्रकार से कोशिकाओं से शरीर का निर्माण होता है, ये उसी के नीचे आपको नोट करना है। ठीक है, फटाफट से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हमारा जो है पहला प्रश्न यहाँ पर क्लियर होता है कि कोशिका किसे कहते हैं, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ये जो कोशिका होती है वो सभी सजीवों की मूलभूत इकाई होती है और सभी सजीव जो होती हैं कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। किस प्रकार से बने होते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है कि जिस प्रकार से एक दीवार का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से एक कोशिकाओं से मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है। आप ये एग्जाम्पल ये भी समझ सकते हैं कि कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से एक शरीर तंत्र का निर्माण होता है और तंत्र से किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न इस चैप्टर का समाप्ति होता है। अब हम इसके नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, यानी इस चैप्टर से जो हमारा सेकंड पर्सन जो बनता है वो क्या है, उसकी चर्चा हम अभी करते हैं। ये नोटे आप कर लेना। आइए सेकंड पर्सन को हम लिखते हैं। सेकंड पर्सन हमारा बनता था, अभी हमने इसमें बात की थी कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये बात तो ठीक है, हमने जान भी ली कि भाई सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रश्न ये बनता है कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है क्यों, है ना, कि कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। कह तो दिया कि संरचनात्मक क्रियात्मक कोशिका होती है, लेकिन क्यों कहा जाता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो इसका रीजन हमें अभी जानना है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारा यही होगा कि हम कह सकते हैं कि जीवन की कह सकते हैं या जीवों की कह सकते हैं, है ना, जीवन की। देखिए जो कोशिका है वो जीवन की कह सकते हैं या सजीवों की कह सकते हैं। कोशिका सजीवों की या जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्यों, यानी ये जो कोशिका है वो सजीवों की या जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है।
लेकिन क्यों होती है इसका अभी हमें जानकारी लेते हैं। तो देखिए, सजीवों के शरीर का सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होता है, यानी जो भी सजीव है उन सजीवों में कोई भी कार्य यदि होता है तो वो संपूर्ण कार्य किस स्तर पर करता है, कोशिकीय स्तर पर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सजीव का शरीर जो है वो क्या है, कोशिका उसकी क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि सजीवों के शरीर में जो कार्य होता है वो किसके स्तर पर होता है, कोशिकीय स्तर पर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की क्रियात्मक इकाई होती है सजीवों की। ठीक है, तो हम लिखेंगे सजीवों के शरीर का सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होता है। आइए, सजीवों के शरीर का सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होता है। सजीवों के शरीर का सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होता है, इसलिए कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहा गया है। यह लाइन आपके समझ में आई? सजीवों के शरीर का सभी कार्य कोशिकीय स्तर किस स्तर पर होता है, कोशिकीय स्तर पर होता है। कोशिकीय स्तर पर कार्य होने के कारण ही सजीवों की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो किसे कहा गया है, कोशिका को कहा गया है। किसे कहा गया है, कोशिका को कहा गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है संरचनात्मक इकाई। तो हम कहेंगे कि कोशिका जो होती है हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, तथा इसी लाइन को आगे बढ़ाते हम लिखते हैं कि तथा कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहा गया है। तो आप दोनों बातों को स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे कि यहाँ पर कोशिका को जो है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि सजीवों के शरीर में होने वाला जो भी कार्य होता है वो किस स्तर पर होता है, कोशिकीय स्तर पर होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये क्रियात्मक इकाई होती है सजीवों की। ठीक है, इसके अलावा सजीवों को जो है कोशिका आकार प्रदान करने का कार्य करती है। क्या करती है, सजीवों के शरीर का जो आकार जो है यानी उसकी संरचना जो है वो किसके द्वारा तैयार होती है, कोशिका के द्वारा तैयार होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये संरचनात्मक इकाई भी होती है। तो क्लियर है ये प्रश्न कि कोशिका जो होती है सजीवों की या जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। क्यों? तो हम लिखेंगे सजीवों के शरीर का सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होता है, इसलिए कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसके अलावा तथा कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, इसलिए इसे हम संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्लियर है ये दोनों प्रश्न? तो इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया। चलिए अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट प्रश्न की बातें करते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर के 2 प्रश्नों को पढ़ा है। पहला था कोशिका किसे कहते हैं, नंबर 2 कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा यह है कि कोशिका की खोज किसने व कैसे की। कोशिका की खोज किसने व कैसे की, ये आपको बताना है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की, ये अभी हमें बताना है। आप समझते आ रहे हैं शुरुआत से ही कि कोशिका के बारे में, कोशिका की जो खोज है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। और कब की थी, सन 1665 में। कब की थी, सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। और कैसे की थी, ये बात हम आज इस 9th क्लास में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं एक लाइन। देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। तो प्यारे बच्चों, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। कब की, 1665 ईस्वी में। कब की थी, 1665 में। इतनी बात आपको याद रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में इसकी खोज की थी। अब आप देखिए कि कोशिका की खोज जो है कैसे हुई, किसने की, ये हमें पता लग गया किसने की, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। कब की, सन 1665 में की थी। अब हमें यह देखना है कि किस प्रकार से कोशिका की खोज की गई थी। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि देखिए एक कोरक नामक पदार्थ था। क्या था, एक कोरक नामक है, ये क्या था, एक पदार्थ था। ठीक है, ये पदार्थ जो है वो हमें पेड़ की छाल से प्राप्त हुआ। किसकी छाल से, पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। किससे होता है, पेड़ की छाल से ये प्राप्त होता है। और उसको, इस कोरक को फिर बाद में वैज्ञानिक रॉबर्ट ने, किसने, रॉबर्ट ने क्या किया, अपनी स्वनिर्मित, किसे, अपनी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, अपनी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, अपनी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस कोरक को ये देखते हैं। और देखने के बाद में क्या पता लगता है कि ये जो कोरक है उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं। छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहले सुनिए मेरी बात ध्यान से। कोरक नामक एक शब्द था, ये एक प्रकार का क्या था, पदार्थ। ये पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी वैज्ञानिक को कहाँ से प्राप्त हुआ था, पेड़ की छाल से प्राप्त हुआ था। और इसको रॉबर्ट हुक ने अपनी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर इस कोरक में इसे छोटे छोटे सूक्ष्म प्रकोष्ठ प्राप्त हुए, या सूक्ष्म प्रकोष्ठ जो है दिखाई दिए। फिर बाद में आगे चलकर इन्हीं प्रकोष्ठ को कोशिका नाम दिया गया है। यानी रॉबर्ट हुक ने बाद में इन्हीं प्रकोष्ठों को कोशिका नाम दिया था। अब देखिए ये जो कोशिका जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कोशिका शब्द क्या है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है।
इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। लैटिन भाषा का एक अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा, जिसे हमें अंग्रेजी में कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई। कोरक नामक पदार्थ था जिसको रॉबर्ट हुक ने अपनी स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, और देखने पर उसी प्रकोष्ठ, उसी कोरक में इन्हें क्या प्राप्त हुए? छोटे छोटे प्रकोष्ठ प्राप्त हुए, और इन्हीं छोटे छोटे प्रकोष्ठों को बाद में कोशिका नाम दिया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, कोशिका जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। ठीक है, इस प्रकार से कोशिका की जो है उत्पत्ति हुई थी। तो आइए अब इसको जो है हमें इतना नोट करना चाहो कर सकते हो आप, लेकिन इसको हम जो है उत्तर में एक बार सरल भाषा में लिखकर इसको नोटे करेंगे कि किस प्रकार से हमने नोटे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में उन्होंने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोरक की पतली काट के, यानी हम क्या लिखेंगे इसको? देखिए आइए पर्सन में लिखते हैं इसको। ठीक है, अब हम लिखेंगे उन्होंने, नई लाइन से लिखेंगे उन्होंने, किन्होंने? यानी रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोरक की पतली काट का अवलोकन किया। कोरक की पतली काट का अवलोकन किया। तो आप ये लाइन नोट कर लेना, कोरक की पतली काट का अवलोकन किया, जिससे हम लिखेंगे जिससे उन्हें कोरक में छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दिए। छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दिए तथा रॉबर्ट हुक ने बाद में इन्हीं प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। इन्हीं प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। ठीक है, अब आप देखिए, इन्हीं प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। अब प्यारे बच्चों हम एक लाइन और समझ सकते हैं। इन प्रकोष्ठों की संरचना जो होती है वो मधुमक्खी के समान थी। किसकी थी? अतः इन प्रकोष्ठों की संरचना मधुमक्खी समान है। इन प्रकोष्ठों की संरचना जो है वो किसके समान है? मधुमक्खी के छत्ते के समान है। किसके समान है? मधुमक्खी के छत्ते के समान है। मधुमक्खी के छत्ते के समान है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इन प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका कहा, और कोशिका जो शब्द है वो क्या है? लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा।
क्या अर्थ होता है? छोटा कमरा, जिसे हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। तो हम लिखेंगे कोशिका एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। क्या है? छोटा कमरा, या हम कह सकते हैं सेल। क्या कह सकते हैं? सेल। तो ये था किस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की खोज की थी। एक कॉर्क की पतली काट का अध्ययन किया था उसने, और अध्ययन करके उन्होंने पाया कि इस कॉर्क में छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं, और उन्हीं प्रकोष्ठों को बाद में आगे चलकर कोशिका नाम दिया गया था। ठीक है। और क्या होता है, इन प्रकोष्ठों की जो संरचना है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान थी भी। जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से इस कॉर्क की अवलोकन से अध्ययन करके उन्होंने यह पाया था। आइए अब ये देखते हैं, कोशिका शब्द लैटिन भाषा का शब्द था जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है। ये सभी जो है हमने अध्ययन किया था। तो आज इस वीडियो में पहले बच्चों हमने कोशिका के बारे में जाना था। कोशिका क्या होती है, कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है, और यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। खोज किसने की थी और कैसे की थी, ये बात भी हमने यह जानी है। हमारे चैप्टर का नाम था जीवन की मूलभूत इकाई, और जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो किसे कहा गया है? यहाँ पर कोशिका कहा गया है। इसलिए हमारे इस पाठ का जो पहला प्रश्न रहा वो ये रहा कि कोशिका किसे कहते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई। ठीक है, और धन्यवाद। आगे हम कल चर्चा करेंगे।